हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। एंड यार, इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस श्रृंखला से रिलेटेड, अर्थात जो भी हमारी डेट या तारीखों का अध्ययन हम कर चुके हैं, उन सारे तारीखों का या उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से सहजता पूर्वक आप उन सारी क्लासों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसी के पश्चात में और अधिक सहजता महसूस हो तो इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारे वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो अध्ययन करेंगे अपनी एक नए दिन के इतिहास में। यानी आज जो हमारा नया दिन होगा वो होगा 22 अक्टूबर का इतिहास। ठीक है, तो नजर डालते हैं 22 अक्टूबर के इतिहास पे कि 22 अक्टूबर के दिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए 22 तारीख के तौर पे साक्षी बनकर रह गई। ठीक है, तो देखते हैं इस 22 अक्टूबर के इतिहास में कि कौन कौन सी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेते हुए बात करते हैं 22 अक्टूबर के इतिहास पे, अर्थात नजर डालते हैं 22 अक्टूबर की तारीख पे। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर हम लोग बात करते हैं 1680 की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 1680 ये वो तारीख है 1680, यानी 22 अक्टूबर 1680 में एक हमारी यह घटना घटित होती है इतिहास में जो कि 22 तारीख के तौर पे हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ये हमारी घटना क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा या इतिहास का अध्ययन अगर हम लोगों ने किया होगा बेहतरीन तरीके से, तो यार हम लोगों ने नाम सुना होगा मेवाड़ क्षेत्र का, जो कि प्राचीन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आधुनिकता के तौर पे बोले तो ये राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी मेवाड़ क्षेत्र में एक हमारा राजवंश था जिसको हम लोग सिसोदिया राजवंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ का हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध राजवंश शासक था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाराणा राज सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, इनका निधन होता है 1680 में। ये हमने याद रखना है, सॉरी जन्म होता है, निधन नहीं होता, जन्म होता है 1680 में। किसका जन्म होता है, महाराणा राज सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इतना ही नहीं, ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये सिसोदिया राजवंश से, ये भी हमने याद रखना है। सिसोदिया राजवंश से ये संबंध रखते थे। और इतना ही नहीं, इनके संदर्भ में ये बोला जाता है कि इस समय अगर हम लोगों ने और बेहतरीन तरीके से इतिहास का अध्ययन किया होगा तो ये तारीख हमको यार कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैंने इससे पहले कई बार बोला यार, कई सारी क्लासों में मैं बोल चुका हूं कि हमको तारीख देखते ही पूरे के पूरे इंडिया की स्थिति का अनुमान लगना चाहिए कि इस तारीख में चाहे वो हिस्ट्री की घटना हो, पॉलिटी की घटना हो, कुछ भी हो, तारीख देखते ही हमको क्या होना चाहिए, मतलब एक तरीके से बोले तो इंडिया की स्थिति पता चलनी चाहिए। 1680
ये वो तारीख है कि इस समय दिल्ली सल्तनत पे अर्थात दिल्ली में किसका शासन था, तो इस समय हमारा मुगलिया सल्तनत चल रही थी और इस मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत हमारा एक शासक शासन करता है जिसको हम लोग औरंगजेब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस मतलब औरंगजेब का शासन यहाँ पे होता है और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ये हमारे सिसोदिया राजवंश का शासन होता है। तो जिस कारणवश ये औरंगजेब के संदर्भ में तो यार हम लोग अध्ययन कर चुके हैं या किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एंशिएंट के पश्चात में मिडिएवल का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये राज सिंह प्रथम क्या करते हैं, इनका काफी विरोध करते हैं। यानी हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब काफी क्रूर शासक था। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसी संदर्भ में या इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये राज सिंह प्रथम जो है काफी इनका विरोध करते हैं और काफी मात्रा में करते हैं। और इतना ही नहीं, ये राज सिंह प्रथम जो है, ये राज सिंह प्रथम के संदर्भ में अगर हम और बात करें तो ये अपने प्रजा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते थे, जिस कारणवश इनकी जो प्रजा थी यानी महाराणा राज सिंह प्रथम जी की, ये काफी ज्यादा खुश थी इनके कार्यों से। यानी इनके प्रजा के जो भी लोग थे, समाज के जो भी लोग थे, वो काफी इनको पसंद करते थे। एक प्रकार से अगर बोलना चाहे तो राज सिंह प्रथम जो है इनको एक धर्मनिष्ठ की संज्ञा और एक प्रजापालक की संज्ञा या एक कुशल शासन संचालक की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इनके बारे में अगर और हम कुछ विशेषताओं के संदर्भ में बात करें या इनकी कुछ और तारीफ करें हम, तो यार ये कला के क्षेत्र में भी परिपक्व थे, जिस कारणवश इनको कला प्रेमी के तौर पे भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, जन जन के तो चहीते ये थे ही क्योंकि प्रजापालक थे। और इतना ही नहीं, ये एक वीर योद्धा के तौर पे और दानवीर योद्धा के तौर पे भी राज सिंह प्रथम को जाना गया। ठीक है, इसी कारणवश ये 22 अक्टूबर 1680 की तारीख ये बाकायदा राज सिंह प्रथम के नाम से इतिहास के पन्नों में बाकायदा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं इसी 22 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 22 अक्टूबर के तारीख में साक्षी बनी रहेंगी। देखते हैं 22 अक्टूबर 1680 के पश्चात में हम लोग बात करते हैं 1833 की बात करते हैं, सॉरी 1893 की बात करते हैं। 1893 ये वो तारीख है कि यह तारीख भी अपने आप में इतिहास में अलग जगह बनाते हुए बाकायदा दर्ज होती है। ठीक है, इस दिन भी हमारी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि हम लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको हम दलीप सिंह के नाम से जानते हैं। दलीप सिंह का क्या होता है, दलीप सिंह का हमारे एक तरीके से बोले तो जन्म होता है। दलीप सिंह का जन्म होता है, ये भी हमारे एक राजा ही थे। तो इनके संदर्भ में भी हम बोल सकते हैं कि महाराजा दलीप सिंह का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? महाराजा दलीप सिंह, दलीप सिंह का जन्म होता है। और कहां पे होता है? तो ये पंजाब क्षेत्र में होता है, ये भी हमको याद रखना है। और इतना ही नहीं, ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक के तौर पे भी इनको हम जानते हैं। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ये जो दलीप सिंह है, ये क्या होता है कि ये सिख समुदाय के हमारे एक शासक थे। कब के शासक थे? तो 1893 के। ठीक है, इस समय क्या होता है? इस समय भी इंडिया हमारा आजाद नहीं होता है, ये भी हमको याद रखना। तारीख देखते ही सारी चीजें याद होनी चाहिए। एंड इसी के पश्चात में दलीप सिंह के एक हमारे पिता थे, क्योंकि पंजाब क्षेत्र में इनका जन्म होता है। तो इसी पंजाब क्षेत्र में
जब इनका जन्म होता है तो इनके जो पिता थे उनका नाम था रंजीत सिंह, ठीक है। तो रंजीत सिंह का शासन यहाँ पे चल रहा होता है इनके पहले, और ये क्या थे कि रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र के तौर पे इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 1893 में सॉरी 1893 में ये क्या होता है, अंतिम शासक थे ये अंतिम शासक होते हैं। तो इनका क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा इनका निधन होता है। और इतना ही नहीं, एक तरीके से बोले तो ये सत्ता में बैठते कब हैं, तो 1843 में कब बैठते हैं ये भी हमने याद रखना। 1843 में इनका राज्य अभिषेक किया जाता है, ये भी हमने याद रखना है। राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं हम इसी 22 अक्टूबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होकर के रह गई बाकायदा स्वर्णिम अक्षरों में, ठीक है। इसी के पश्चात में ये देखते हैं, ये निधन है, जन्मना है, निधन होता है, इसको हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 22 अक्टूबर 1900 की बात करते हैं। 22 अक्टूबर सन 1900 में एक हमारे हम लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस समय तक क्या होता है कि इस समय तक हमारी एक प्रकार से बोले तो क्या होता है कि जो भी हमारी मुगलिया सल्तनत थी, ये मुगलिया सल्तनत का शासन हमारे समाप्त हो जाता है, चाहे वो मुगल शासन का हो या उत्तर मुगल काल का हो, ठीक है। तो इन दोनों ही मुगल सल्तनतों का क्या होता है, शासन समाप्त हो चुका होता है। तो इस समय तक जो भी हमारी कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप में, एक तरफ उनका भी व्यापार हो रहा होता है, ठीक है। तो जिस कारणवश यहाँ पे भी क्या होता है कि 1900 में यहाँ पे भी अंग्रेज वगैरह इस समय भारत में थे हमारे, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि एक बहुत ही हमारे सुप्रसिद्ध प्रथम, उनको हम यही संज्ञा दे सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो और बेटर है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसको हम अशफाक उल्लाह खां के नाम से जानते हैं, इनका जन्म होता है 1900 में। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम अशफाक उल्लाह खां के नाम से जानते हैं, इनका क्या होता है, निधन होता है, इनका सॉरी जन्म होता है, निधन नहीं जन्म होता है, ये हमने याद रखना है। और ये जो अशफाक उल्लाह खां है, ये यार एक तरीके से बोले तो अशफाक उल्लाह खां, इनको अमर शहीदों में भी इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता यानी देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, ठीक है, या अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिस कारणवश इनको इतिहास में बाकायदा दर्ज करके रख दिया गया 22 अक्टूबर की तारीख में। और इतना ही नहीं, ये इन्होंने अपने प्राण जैसे ही न्यौछावर किया या प्राणों की जैसे ही आहुति दी, इसके पहले ये समाज में ये चीज देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में थोड़ी सी एकता नहीं होती है। एकता ना होने का कारण यही था कि जो भी हमारे अंग्रेज थे उनकी एक ही नीति थी, यानी फूट डालो शासन करो की नीति थी, जिस कारणवश अंग्रेज इतने सालों तक इंडिया पे अपनी सत्ता को स्थापित कर सके या अपने साम्राज्य को चला सके और इंडिया के जो भी व्यक्ति हैं उनको गुलाम बना करके रखा, ठीक है। तो इसी कारणवश इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अशफाक उल्लाह खां ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का प्रयास किया, अर्थात एक तरीके से बोलना चाहें तो हिंदू मुस्लिम एकता के
पक्षधर के तौर पे भी हम अशफाक उल्लाह खां को जानते हैं। ठीक है, इसी कारणवश ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा अशफाक उल्लाह जी दर्ज होकर के रह गए। बात करते हैं इसी 22 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, यानी 22 अक्टूबर 1935 की बात करते हैं। 1935 इस खबर ने हमने केवल माइंड में सेट करके रखनी है। क्या होता है, बॉलीवुड से रिलेटेड खबर है हमारी या बॉलीवुड से रिलेटेड घटना है हमारी। हम लोगों ने नाम सुना होगा, जाने माने एक्टर हमारे, उनको हम कॉमेडियन के तौर पे और एक खलनायक के तौर पे भी जानते हैं, यानी उन्होंने एक खलनायक का रोल भी अदा किया या उस मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में हम उनको जानते हैं, जिनको हम लोग कादर खान बोलते हैं। तो कादर खान साहब का क्या होता है, 1935 में जन्म होता है। इतना पर्याप्त है। ठीक है, ये हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 22 अक्टूबर 1947 की बात करते हैं। 1947 ये वो दौर था कि जिस समय इंडिया हमारा क्या होता है कि आजाद हो चुका था, यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया हमारा आजाद होता है और ये तारीख है हमारी 22 अक्टूबर 1947 की। क्या होता है कि इंडिया जैसे ही स्वतंत्र होता है तो यहाँ पे 22 अक्टूबर 1947 में इंडिया आजाद होता है अंग्रेजों से, और जैसे ही ये अंग्रेजों से आजाद होता है तो यहाँ पे 22 अक्टूबर 1947 में एक हमारी बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये घटित होती है कि एक हमारा बड़ा ही विशाल युद्ध होता है, पहली बार होता है। और पहली बार ये युद्ध किसके साथ होता है, अंग्रेजों के जाने के पश्चात में। तो भारत एवं पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हमारे कब होता है, 22 अक्टूबर 1947 में पहली बार पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था भारत का। तो इसको भी हमने याद रखना है। प्रथम युद्ध हमारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, इसी कारणवश ये 22 अक्टूबर 1947 की तारीख ये बाकायदा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होकर के रह गई। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ये यार हम लोग जानते हैं, इस घटना से ही हमें ये अनुमानित होता है कि प्राचीन समय से ही या जो भी हमारे समय बीत चुका है, प्राचीन समय से ही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि इंडिया पे घात लगाकर बैठा होता है। यानी तनिक भी अगर किसी भी प्रकार की घुसपैठी का नाम दिया जाए या घुसपैठियों की बात की जाए तो एक हमारा इधर पड़ता है पाकिस्तान और एक पड़ जाता है चीन। इन दोनों के सिवा अभी तक कोई घुसपैठ करने वाला कोई अन्य देश नहीं है। ठीक है, ये दोनों देश हमारे इंडिया के लिए खतरनाक है। और इंडिया में यार शेर जैसा बंदा मोदी जी के होते हुए इन दोनों की क्या औकात यार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में पाकिस्तान से युद्ध होता है और पाकिस्तान के कबायली बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी इनका किसी भी प्रकार से किसी ना कोई देश से ना ही कोई क्षेत्र से ताल्लुक नहीं था। ये कबीले टाइप में थे, जो घुसपैठिए थे हमारे पाकिस्तान के, वो एक कबीले टाइप में थे। तो एक प्रकार से हम इनको जो संज्ञा देते हैं वो कबायली की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो भी हमारे कबायली थे उन कबायलियों ने घुसपैठ की थी। किधर से घुसपैठ की थी, यानी राज्य की सीमा को पार करके इन्होंने इंडिया में क्या किया, घुसपैठ किया। और ये घुसपैठ ये जम्मू कश्मीर साइड से करते हैं और अभी तक जम्मू कश्मीर को विलय नहीं किया गया था इंडिया में। अभी तक ये जो जम्मू कश्मीर था ये हमारे इंडिया में नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये अवैध घुसपैठियां होती हैं तो इसमें इस अवैध घुसपैठ के कारण ही क्या होता है
कि भारत एवं पाकिस्तान का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। जिस कारणवश इस तरीके की जो भी हमारे अवैध घुसपैठियां हैं या युद्ध की घटनाओं का क्रम है, ये यार निरंतर चलता रहता है, जिससे आज भी देश हमारा काफी प्रभावित है। देश हमारा आज भी काफी प्रभावित है। और इतना ही नहीं, इस समय इस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में एक हमारे राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हमारा महाराजा हरि सिंह। इनका शासन था इस पूरे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है। इतना ही नहीं, जब ये देखते हैं कि घुसपैठ वगैरह हो रही है, क्योंकि इस समय ये जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन था, यानी जो पीओके वाला क्षेत्र है, ये अभी तक है इंडिया में शामिल नहीं था, ठीक है। तो इस क्षेत्र में राजा हरि सिंह का शासन था। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि घुसपैठियां हो रही हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने कुछ सैनिकों को लेकर के, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है पुंछ नाम का, इस पुंछ वाले क्षेत्र में अपने सैनिकों के द्वारा इस घुसपैठियों को रोकने का प्रयास करते हैं, या एक प्रकार से बोले तो विद्रोह का सामना करते हैं। और इसी विद्रोह के क्रम में ये राजा हरि सिंह जो हैं, ये इनसे परास्त हो जाते हैं, या एक प्रकार से बोले तो इनके पास उतनी क्षमता नहीं थी कि ये पाकिस्तान सैनिकों का क्या कर सकें, सामना कर सकें। जिस कारणवश इनके जो राज्य का पश्चिमी जिला था या पश्चिमी हिस्सा था, उस पर पूरी तरीके से सैनिकों का, पाकिस्तानी सैनिकों का क्या हो जाता है, सत्ता स्थापित कर देते हैं। पाकिस्तान सैनिक जो होते हैं वो उसको एक प्रकार से बोले तो कब्जा टाइप में कर लेते हैं। या एक प्रकार से और मैं बोलना चाहूं तो हरि सिंह का जो राज्य का जो पश्चिमी वाला हिस्सा था, इनका शासन यहां से समाप्त हो जाता है। और इसी क्रम में जब इनको ये एहसास होता है कि अब हम इनसे बचने वाले नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं कि इंडिया से मदद मांगते हैं, भारत से मदद मांगते हैं। और भारत क्या करता है, इनको मदद करने में या इनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। और इंडिया फिर अपने सैनिक भेजता है इनके क्षेत्र में, राजा हरि सिंह वाले क्षेत्र में, जहां पे घुसपैठियां होती हैं, जो कि आज पीओके वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो ये इंडिया के जो भी सैनिक थे, इन्होंने इस युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया, जिससे भारत की वजह से ये हमारा जो भी क्षेत्र था आज बच पाया, इंडिया के सैनिकों की वजह से। और जो हरि सिंह थे, ये हरि सिंह भी काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि इंडिया ने उनकी मदद की थी, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से लगभग, या कम से कम मैं बोलना चाहूं, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कम से कम बोलना चाहें तो 16,000 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होती है। और इसी क्रम में अगर और बोलना चाहें तो लगभग 1400 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक घायल होते हैं, ठीक है। और इसी सारे चीजों को देखते हुए, या जब ये युद्ध समाप्त होता है, तभी से इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात से ही जम्मू कश्मीर को इंडिया में क्या किया गया, विलय कर लिया गया। यानी तभी से इस जम्मू कश्मीर का जो भी सारा नक्शा है, पूर्णतः ये इंडिया के अंतर्गत आ गया। जो कि आज अगर कभी भी अटैक या घुसपैठियां होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो वो इसी जम्मू कश्मीर को लेकर के होती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, और इसी कारणवश जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आज भी क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो भी सैनिक हैं, उनके तरफ से तो यही बोला जाता है, बाकी अपने इंडिया की तरफ से यही बोलते हैं कि आतंकवादियों ने हमला किया, या अलकायदा के जो भी हमारे नक्सलवादी हैं उनकी तरफ से हमला होता है। तो इसी क्षेत्र को लेने के लिए ही पाकिस्तान क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, जिस कारणवश युद्ध का सामना करना पड़ता है हमारे भारतीय सैनिकों को, ठीक है। तो इस कारणवश ये हमारी 22 अक्टूबर 1947 की तारीख, ये बाकायदा भारत एवं पाकिस्तान के प्रथम युद्ध के तौर पे हमको क्या करनी है, याद रखनी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण घटना है हमारी।
और इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इसको दर्ज करके रख दिया गया हमेशा और हमेशा के लिए। बात करते हैं इसी 22 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। देखते हैं 22 अक्टूबर 1963 की बात करते हैं, यानी 1963। 22 अक्टूबर 1963 ये वो तारीख है कि इस दिन भी हमारी एक घटना तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक बांध का निर्माण होता है। हम लोगों ने नाम सुना होगा भाखड़ा नागल बांध का। इसका निर्माण कब होता है? तो 1963 में होता है। और पहली बार इस समय, यानी इस समय हमारा किसकी सरकार थी? तो 1947 में स्वतंत्र होता है, 1950 में गणतंत्र होता है, एंड इसी के पश्चात में भारत के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका शासन होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये भाखड़ा नागल बांध जो परियोजना है, इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाता है। एक तरीके से बोले तो यह खोला जाता है पहली बार, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। और ये भाखड़ा नागल बांध है कहां पे? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। बिलासपुर एक जिला पड़ता है वहां पे। और एग्जैक्ट बिलासपुर में बोले तो बिलासपुर के सतलज नदी पर बना है ये बांध है हमारा, जिसको हम लोग भाखड़ा नागल बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसी के पश्चात में जब ये हमारा डैम बन करके तैयार हुआ था, तो इस समय ये जो डैम बना था, ये देश का सबसे ऊंचा डैम था या सबसे ऊंचा बांध था, जिसकी ऊंचाई लगभग 740 फीट थी। लेकिन अगर वर्तमान की परिस्थिति से अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन करें, तो आज हमारा एक बांध और बनता है जिसको हम लोग टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड साइड में पड़ता है, जो कि वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध है हमारा, जिसकी ऊंचाई 855 फुट की है। और इसके पश्चात में, यानी टिहरी बांध के पश्चात में, ये हमारा भाखड़ा नागल बांध दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भारत का। और इतना ही नहीं, ये जो भी हमारा बांध है भाखड़ा नागल बांध, इसको एक हमारे अमेरिकी बांध निर्माता, जिनको हम लोग हॉर्वे स्लोकन के नाम से जानते हैं, इनके नेतृत्व में ये बांध बनाया गया था, ठीक है। तो इस कारणवश यह तारीख हमारी इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई इस भाखड़ा नागल बांध की वजह से, ठीक है। बात करते हैं इसी 22 अक्टूबर में, 22 अक्टूबर 1963 के पश्चात में बात करते हैं। 1963 के पश्चात में हम लोग बात करते हैं 2008 की बात करते हैं। 2008 ये वो तारीख है कि ये भी भारत के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भारत के इतिहास में या भारतीय इतिहास में यह तारीख इस कारणवश दर्ज हुई क्योंकि इस दिन हमारा चंद्रयान प्रथम, हम लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्रयान प्रथम पहली बार प्रक्षेपित किया गया था 2008 में। किस लिए प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज के लिए भारतीय या एक तरीके से बोले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, इसरो के द्वारा इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। या एक प्रकार से बोले या एक प्रकार का अंतरिक्ष यान था, जो कि मानव रहित अंतरिक्ष यान था, ठीक है। टेक्नोलॉजी से बाकायदा लैस था ये, ठीक है। इसी कारणवश ये इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए ये तारीख दर्ज हो गई और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इतिहास में भी यह तारीख दर्ज हो गई। और भारत एक ऐसा देश है कि
कि इसने अपनी काबिलियत के दम पे, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र की दुनिया में अपनी स्वयं की काबिलियत के दम पे, अपने शोधकर्ता के दम पे या अपनी शुद्धि के दम पे ये कार्य या ये कारनामा किया था, पहली बार अपने आप को विकसित किया था। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत हमारा चौथा देश था, ये भी हमको याद रखना है। इससे पहले चंद्रमा की सतह पर यार 3 देश हमारे अपना झंडा गाड़ चुके हैं। भारत 2008 में अपना झंडा गाड़ता है चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, जो कि चंद्रयान प्रथम के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया था। और ऐसा भी मानना है कुछ इतिहासकारों का या कुछ हमारे अंतरिक्ष शास्त्री हैं या साइंटिस्ट हैं, उनका मानना ये था कि ये जो हमारा अंतरिक्ष यान है इसको महज केवल और केवल 2 साल के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इसका प्रक्षेपण किया गया श्रीहरिकोटा से, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जैसे ही इसको प्रक्षेपित किया गया तो ये कुछ दिनों बाद यानी 22 अक्टूबर 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया और 29 अगस्त 2009 में, यानी कुल मिलाकर के बोले तो 10 या 11 महीने बाद क्या होता है कि इसका जो नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाता है, यानी यहां से जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे उनका सिग्नल नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिस कारणवश इस मिशन का जो भी कार्य होता है या ये जो भी सारा सिस्टम होता है इसको यहां से बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी इस नियंत्रण कक्ष से बंद कर दिया जाता है 30 अगस्त को। लेकिन फिर भी ये इसी चंद्रयान प्रथम के द्वारा चौथा ऐसा देश है इंडिया जो कि पहली बार झंडा गाड़ता है वहां पे। ठीक है, तो इस कारणवश हमको याद रखना है। और इस अंतरिक्ष यान को किससे प्रक्षेपित किया गया, तो एक हमारा रॉकेट है जिसको हम लोग PSLV, रॉकेट का नाम याद रखना, PSLV एक्सेल के नाम से जानते हैं। इस रॉकेट की सहायता से इस चंद्रयान प्रथम को क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया। कहां से प्रक्षेपित किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा में। ठीक है, या श्रीहरिकोटा से, जो कि आधुनिक उड़ीसा से पड़ता है। जितने भी हमारे रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं वो सब यहीं से होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पे हमारा स्पेस सेंटर बनाया गया है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उधर बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, तो जिस कारणवश जितना भी परीक्षण वगैरह होता है अंतरिक्ष से रिलेटेड, वो रॉकेट से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसी तरफ से किया जाता है। क्योंकि अगर स्थलीय सीमा में किया जाएगा तो इधर जान माल का खतरा हो सकता है, और इधर इसी कारणवश किया जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पड़ती है, तो जो भी हमारा मलबा होगा रॉकेट का या अन्य चीजों का, वो पूरा उसी महासागर या समुद्र में चला जाएगा। तो किसी भी, ना ही व्यक्ति को ना ही जीव को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन मेरा मानना है कि समुद्र में भी कुछ जीव हैं तो उनको तो क्षति पहुंचती होगी। ठीक है, ये बात निश्चित है और सत्य है। बात करते हैं इसी 22 अक्टूबर के इतिहास में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए साक्षी बन के रह गई। बाकायदा हमारे 22 अक्टूबर के इतिहास में 22 अक्टूबर 2008 के पश्चात में हम लोग बात करते हैं 2016 की। 22 अक्टूबर 2016 की बात करते हैं तो यह तारीख हमारे अंतरराष्ट्रीय खेल की वजह से क्या होती है, इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होती है। क्या होता है कि इस दिन इंडिया कबड्डी विश्व कप जीतता है। क्या जीतता है, कबड्डी विश्व कप, या जिसको हम लोग कबड्डी विश्व कप जीतता है। कब जीतता है, 2016 में 22 अक्टूबर में। और यह जो विश्व कप होता है किसके किसके मध्य में होता है, तो ये होता है हमारा इंडिया के मध्य में, अर्थात भारत एवं ईरान के मध्य में। ये हमारा कबड्डी विश्व कप का मैच होता है, जो कि ये विश्व कप का जो खिताब जीतता है
वो भारत ही जीतता है, ठीक है। और ईरान को इन्होंने जो शिकस्त दी थी या जो पराजय का सामना करना पड़ा वो 38 और 29 से करना पड़ा, ठीक है। इस रिकॉर्ड को भी हमने याद रखना है। भारत के तरफ से जो खेलने वाले थे कबड्डी में या जिनकी वजह से इस पूरे के पूरे कबड्डी मैच को जीता गया वो थे हमारे एक प्रकार से बोले तो राइडर अजय ठाकुर के नाम से भी हम जानते हैं। इस बंदे ने काफी भारी मात्रा में राइडर अजय ठाकुर के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से भारत क्या होता है 2016 में कबड्डी विश्व कप का खिताब अपने नाम करता है, ठीक है। तो इस कारणवश ये 22 अक्टूबर 2016 की तारीख ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। तो ये थी हमारी 22 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जिसका अध्ययन बाकायदा हम लोगों ने किया और हर एक टॉपिक को हमने टच किया। देश और दुनिया से जुड़ी हुई कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे अर्थात 23 अक्टूबर के इतिहास पे। तब तक के लिए जय